नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। राजस्थान में कांग्रेस की सियासी संकट अब कोर्ट पहुंच गया है। सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन के समर्थक विधायकों को नोटिस भेजा था, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में बहुत संभव है कि कांग्रेस पार्टी अब सचिन पायलट के दिन गिनती के बचे हों, लेकिन क्या वो नई पार्टी बनाएंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या तीसरी बार कांग्रेस फिर टूट जाएगी? जब भी कांग्रेस के कद्दावर नेता पार्टी छोड़ते हैं या निकाले जाते हैं, पार्टी के नेतृत्व और विचारधारा पर सवालिया निशान उठना शुरू हो जाता है। खास तौर पर अब जबकि पिछले 70 साल में पार्टी की स्थिति सबसे बुरी है, पर कांग्रेस में बगावत कोई नई बात नहीं है। अगर हम कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस में नेहरू के समय से ही लोग निकलते रहे हैं। इतिहास की बात करें तो देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद 1948 में कांग्रेस पार्टी पहली बार टूटी थी, जब जयप्रकाश नारायण सहित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सारे नेता कांग्रेस से अलग हो गए थे। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी मानते थे कि नेहरू का विकास मॉडल महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाता है। यही विरोध उन्होंने कांग्रेस पार्टी से दूर ले गया था और बाद में जेपी इंदिरा गांधी की सरकार के लिए सबसे घातक सिद्ध हुए थे। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने देश की राजनीति में कदम रखा। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता तो थे, लेकिन राजीव गांधी को इंदिरा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उन्हें उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई और इस तरह भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की सहानुभूति लहर ने 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें दी। ये करिश्मा ऐसा था जो नेहरू और इंदिरा भी नहीं कर सके, लेकिन राजीव गांधी को 1989 के लोकसभा चुनाव में 200 से भी कम सीटों पर जनता समेट दी। राजीव गांधी की इस हार की अहम भूमिका उनकी की सरकार के मंत्री वीपी सिंह को, जो विश्वनाथ प्रसाद सिंह के नाम से जानते हैं, उन्होंने बोफोर्स घोटाले का मुद्दा कुछ इस तरह उछाला कि वो हर घर तक पहुंच गया और राजीव गांधी को कुछ और करीबियों के साथ मिलकर वीपी सिंह बोफोर्स के सहारे सत्ता के करीब पहुंच गए और 2 दिसंबर 1989 को उन्होंने प्रधानमंत्री तौर पर शपथ ले ली। हालांकि उनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। विश्वनाथ प्रसाद सिंह राजीव गांधी के बहुत नजदीकी सहयोगी थे और वित्त मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने देश के बड़े उद्योगपति के खिलाफ टैक्स चोरी का कार्रवाई भी किया। बाद में रक्षा मंत्री बनने पर उन्होंने बोफोर्स तोप की घोटाले की बात कर राजीव गांधी को लपेटे में ले लिया और पार्टी छोड़ दी और जनता दल में शामिल हो गए। साल 1989 में देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने की जगह पार्टी विपक्ष में बैठने की ठानी। विश्वनाथ प्रसाद सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि इंदिरा गांधी के समय के से क्षेत्रीय दल में आते रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें इतनी मजबूती 1989 में मिली। 1989 के आम चुनाव में राजीव गांधी की कांग्रेस को अब तक की सबसे ताकतवर चुनौती का सामना करना पड़ा। दक्षिण में डीएमके, पश्चिम बंगाल में सीपीएम, पंजाब में अकाली और आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी काफी मजबूत स्थिति में थी। लेकिन पहले वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर की सरकार गिराने के बाद 1991 में फिर से लोकसभा चुनाव हुआ। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की असमय मौत ने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया, लेकिन यह कदम कांग्रेस के पुराने नेताओं को काफी खला और नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, शीला दीक्षित जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी। हालांकि बाद में ये सारे नेता कांग्रेस की वापसी की और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़कर महत्वपूर्ण पद हासिल किए। आपको बता दूं, 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी से पूछे बिना उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर दी, लेकिन सोनिया ने इसे स्वीकार नहीं किया और कभी भी राजनीति में नहीं आने की कसम खाई थी। सोनिया ने राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना के साथ खुद राजनीति से दूर रहने की कोशिश की। इसके बाद 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार जाने के बाद पार्टी की चिंता और बढ़ गई। इस चुनाव में बीजेपी और जनता दल ने भारी बढ़त हासिल की और बीजेपी ने गठबंधन से सरकार बनाई। कांग्रेस की हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के दबाव में 1997 में
कोलकाता के प्लेनरी सेशन में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद अप्रैल 1998 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बन गई। सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद पर रहते बगावत करने वाले सबसे बड़े नेता शरद पवार, जिन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी की गठन भी की। उधर ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस छोड़ दी। आने वाले समय में कांग्रेस को इस तरह से कई झटके लगे। इनमें एक बड़ा झटका वाईएस राजशेखर रेड्डी के लड़के जगन मोहन रेड्डी का 2010 में पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी गठन था। आज जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में है और वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। 1991 में शरद पवार खुद प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल थे, लेकिन बाद में यह कुर्सी पीवी नरसिम्हा राव को नसीब हुई। पवार ने एक मौके पर कहा कि सोनिया गांधी ने वीटो की वजह से 1991 में वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उन्होंने अपनी किताब लाइफ ऑफ माई टर्म्स में लिखा है कि साल 1991 में 10 जनपद के वफादारों ने सोनिया गांधी को इस बात के लिए सहमत किया था कि उनकी जगह पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि गांधी परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति को पीएम नहीं बनाना चाहता था जो स्वतंत्र विचार रखता हो। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनते हुए उन्होंने अपनी नई पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई। हालांकि यूपीए की गठबंधन सरकार में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ सरकार को समर्थन देती आ रही थी और अभी भी महाराष्ट्र में चल रही सरकार में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। वहीं ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी 1976 में 21 साल के उम्र में कांग्रेस महासचिव पद से अपने करियर की शुरुआत की। आपको बता दें 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार वो मैदान में उतरी और माकपा के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को पटकनी देते हुए धमाके के साथ अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। आपको बता दूं राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनको युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया। कांग्रेस विरोधी लहर में वो वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन ममता ने हताश होने के बजाय अपना पूरा ध्यान बंगाल की राजनीति पर केंद्रित कर दिया और वर्ष 1991 के चुनाव में लोकसभा के लिए दोबारा चुनी गई। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस साल चुनाव जीतने के बाद पीवी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में उन्हें युवा कल्याण और खेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला, लेकिन केंद्र में महज 2 साल तक मंत्री रहने के बाद ममता ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कोलकाता की ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में एक विशाल रैली की और वहां उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दी। तब उनकी दलील थी कि वह राज्य में माकपा की अत्याचार के शिकार कांग्रेसियों के साथ रहना चाहती है। ममता के राजनीतिक जीवन में एक अहम मोड़ तब आया जब 1998 में कांग्रेस पर माकपा के सामने हथियार डालने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली। ममता की पार्टी ने जल्द ही कांग्रेस के राज के विपक्ष को दल से हटाकर और खुद बड़ा विपक्ष मतलब बड़ी पार्टी बन वो विपक्ष में आ गए। आपको बता दूं साल 2011 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले अपने बूते तृणमूल कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। इसके अलावा जीके वासन ने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर अपनी नई पार्टी बनाई। 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद ही उनके बेटे वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की सियासी खालीपन भरने के लिए कोशिश की और 2009 में कडप्पा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। अगर उनके पिता जीवित होते तो जगन भी कांग्रेस में ही होते। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।